औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन का आज तालीमी इजलास का हम एक सिलसिला जो शुरू किया है, इसका हम पहला सेशन कर रहे हैं और मैं तिलावत कुरान पाक के लिए जनाब अदनान साहब से गुजारिश करूँगा, चौधरी अदनान साहब वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान पाक से इस तकरीब का आगाज़ करें। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये तालीमी सिलसिला जब हमने आगाज़ में ओथ टेकिंग सेरेमनी की थी तो उसी वक्त एक ऐद किया था कि जी कि हम अपने सेशन के अंदर कम से कम एक बैच टैक्स प्रोफेशनल्स का ऐसा निकाल के जाएंगे जो प्रॉपर रिटर्न बना सकें और प्रॉपर रिटर्न बना कर ना कि सिर्फ इस माशरे के लिए मुफीद हों और बल्कि वो हमारे जो FBR की कलेक्शन है गवर्नमेंट के जो इस वक्त हालात जा रहे हैं उसमें भी अपना एक नुमाया किरदार अदा कर सकें। तो मैं सदारती सिपाहनामा पेश करने के लिए जनाब अपने सदर मलिक खादिम हुसैन मितला साहब से गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और अपना सदारती खिताब अपना अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंशाअल्लाह ये हमारा इस तालीमी सिलसिले का पहला प्रोग्राम है अकाउंट्स पे, जो जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट कोशिश करेंगे कि जो अकाउंट्स रिलेटेड बैकग्राउंड के हमारे साथी नहीं हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे जो है ना वो उनको समझ भी आए, और ये ख़ुसूसी तौर पे है ही उन्हीं के अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनको यानी समझाने और सिखाने के लिए। अकाउंट्स बैकग्राउंड वाले लोग कुछ ना कुछ नफ़ा नुकसान बैलेंस शीट वगैरह ये सारी कुछ बना लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनको ख़ुसूसी तौर पे नफ़ा नुकसान बनाते हुए वो ज़रूर कंसीडर होना चाहिए। हमारे पास बाज़ औक़ात आते हैं केसेस ऐसे जो यानी किसी नॉन अकाउंट बैकग्राउंड वाले साथी ने बनाए हुए होते हैं, तो वो ख़ुसूसी तौर पे मैं रेफरेंस दूंगा कि जो फ़िक्स एसेट हर कारोबार में होते हैं और कुछ भी ना हो तो एक कुर्सी और मेज़ तो ज़रूर होती है, तो उसके लिए जो है ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना लाजमी होता है हर बिज़नेस के लिए। अच्छा, वो हम फोरगो कर देते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज बनाते ही नहीं, उसका इफ़ेक्ट ही नहीं देते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इंशाअल्लाह उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब जो है ना एक बेहतर अंदाज से समझाएंगे। इसी के साथ फिर बाकी टॉपिक्स भी हैं वो हमने शेयर किए हुए हैं, तो वो जो है ना वो भी इंशाअल्लाह हमारे मोहतरम जो यानी एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं से हम वो करवाएंगे। और ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी हम दे रहे हैं अपने साथियों के लिए ख़ुसूसी तौर पे, और कुछ दीगर लोगों को भी हमने इनवाइट किया हुआ है कि वो अपनी जो है ना कुछ सब्सक्रिप्शन जमा करवा के तो ये मतलब है इसकी एक्सेस ले लें। इसकी सर्टिफिकेशन भी बाकायदा हम देंगे इंशाअल्लाह। और ये आप लोगों से गुजारिश है कि इनपुट ज़रूर दीजिएगा, कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई मसला आ रहा है, कोई दीगर चीज़ें आएंगी तो ताकि वो इसको बेहतर अंदाज से किया जा सके। थैंक यू। अच्छी रखो, मैं इधर हो जाता हूँ। जी अब बिला किसी ताख़ीर अपने उस्ताद मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट से गुजारिश करूँगा कि वो आज के इस सेशन को चलाएं और आगे प्रेजेंटेशन अपना हमारे मेम्बरान को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये एक ऐसा आइटम है जो कि बिज़नेस कम्युनिटी वाले जितने भी लोग हैं उन सबको बनाना पड़ता है। कोई वक्त होता था जब
नो अकाउंट केस का भी कॉन्सेप्ट होता था। पुराने ज़माने में नो अकाउंट केस का ऑफिशियली कॉन्सेप्ट होता था, और उसमें जो है ना बंदा कह सकता था जी मैं अकाउंट मेंटेन नहीं करता। और इस सिलसिले में मुझे एक अच्छी तरह एक वाक़या याद है, छोटा सा। सलीम अख्तर साहब पहले FTO थे और मैं उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन था। तो उनको पूरे पाकिस्तान में हमने तमाम शहरों में लेके गए थे और उनको जो है ना इंट्रोड्यूस कराया था, और वहीं से FTO ऑफिस ज़रा थोड़ा सा पॉपुलर हुआ था। तो कोयटा में टैक्स बार के बाद जो है ना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक प्रोग्राम था, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम में जो है ना उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था उस वक्त नो अकाउंट केस की इजाज़त थी। आजकल तो ये है ना कि आप एक बंदा कह देता है ना मैं नो अकाउंट केस हूँ, चाहे 5 सिगरेट बीड़ी वाला ही हो, वो कह देगा तो उसको अकाउंट से नॉन मेंटेनेंस का जुर्माना लग जाएगा। इसलिए कि अब ये 2001 के ऑर्डिनेंस कहते हैं कंपलसरी अकाउंट मेंटेन करना। तो वो शक्ल चाहे रात सी रफ सी हो जैसे भी हो, लेकिन अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है। उस ज़माने में जो है ना ये ज़रूरी नहीं होता था, और बंदा क्या सकता मैं नो अकाउंट कैसे। सलीम अख्तर साहब ने जो फ़िक्रा बोला था, उन्होंने कहा था कि जब आप किसी अफसर को जाके या प्रोसीडिंग में जाके कहते हैं मैं नो अकाउंट केस हूँ, कहता कि मेरी नज़र में आप इसके अलावा और कुछ नहीं इसका ये नहीं कि कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकली आप कह रहे हैं उसको, वो ये कह रहे हैं कि एक सफ़ेद कागज़ के नीचे मैं अपने दस्तखत करके आपको दे रहा हूँ, और जो दिल करता है आपके इसके ऊपर लिख लें, जो दिल करता है आप इस पर लिख लें। यानी आप नो अकाउंट केस कह के आप अपना डिफेंस तो सारा ख़त्म कर रहे हैं, हर चीज़ ख़त्म कर रहे हैं और उसके अख्तियार में दे रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है। ये भी आपको एक थोड़ा सा जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बता दूं कि पुराने वक्तों में जब नो अकाउंट केस अलाउ होता था, उस वक्त भी जो है ना एक केस में उसने ठीक है जी टैक्स पेयर तो नो अकाउंट केस है, और वो केस जो है ना महकमे ने कोई एडिशन करके उसका जो है ना वो कोई सेलें बढ़ा दी, कोई खर्चे का कोई यानी कि कम किए, जो भी यानी डिक्लेयर तो कुछ ना कुछ किया था ना, परचेज सेल और एक्सपेंसेस तो कर रखे थे, लेकिन अकाउंट उसके नहीं थे मेंटेन। उसने कहा जी मैं नो अकाउंट केस हूँ, लेकिन उन्हीं फिगरों को उसने रद्दोबदल करके कर दिया सारा कुछ। अब ये केस जब ट्रिब्यूनल में गया तो उस ज़माने में सेलें बड़ी थोड़ी होती थी, आज से 30-35 साल पहले। उस वक्त तो 10, 12, 15 लाख तक की होती थी सेलें। तो वो सेल जो है ना 10 लाख को अफसर ने जो है ना 14 लाख कर दिया था, और GP लगा दिया था। GP तो चलो बेच थी गई, फलां को ये GP लगता है, इस स्टेट में ये लगता है, उस स्टेट में वो लगता है, तो उस ज़माने में लगता था। आजकल GP का कंसेप्ट भी ख़त्म है। ये भी आपको बता दूं कि पहले GP यदि लगाया जाता था पैरेलल केसों को देखकर, आजकल GP का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म है। उसकी वजह है कि अकाउंट मेंटेनेंस आपने करनी है। अकाउंट्स अगर आपने पेश कर दिए ना, अब ये बर्डन महकमे के ऊपर आ गया वो किसी चीज़ को गलत करे। वो ऐसे नहीं कर सकता कि जो आपने इतने क्लेम किए हैं, इतने अंदाजे से कह दे जी इतने अनवेरीफाइबल हैं और उनको ऐड कर दे, एक्सपेंस डिसअलाउ कर दे। अब वो ये नहीं कर सकता क्योंकि अकाउंट कैसे आपने अकाउंट रख दिया ना आगे। अब उसका काम है कि एक अकाउंट हेड ऑफ एक्सपेंस को वो देखे, चेक करे, और चेक करके उसमें अगर कोई खामी नज़र आती है तो ये और इसी तरह यह है कि जब एक अकाउंट को उसने देखना है तो GP का कॉन्सेप्ट ये वो टेक्निकली ख़त्म हो चुका है। GP का कॉन्सेप्ट टेक्निकली ख़त्म हो चुका है। आपने देखा होगा कि बहुत अरसे से कभी आपने कोई GP का देखा नहीं कि किसी केस में उन्होंने GP लगाया हो। GP का मतलब क्या होता है? GP का मतलब ये होता है कि अब आप क्या जो है ना सेलें आपने क्या आजकल के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट 5 करोड़ सेलें दे दी, डिक्लेयर कर दी हैं। अब 5 करोड़ सेल का तो उनको पता चल गया, या बाज़ बात किसी जगह से आपने परचेज़ किया, वहाँ से ख़रीद के आपने बेची है, वो वेरीफाइबल है, चलो परचेज़ तो है। लेकिन सेलें जो है ना वो GP लगाने का मतलब होता है कि आपको हम 25% GP का मतलब है कि 75 परचेज़ की कॉस्ट दे रहे हैं, और उसके ऊपर 25% जो है ना वो सेलें बढ़ा के, या सेलें अगर आपके उनके इल्म में है तो सेलों में से 75 आपके पास परचेज़ का एविडेंस नहीं है, इवन देन जो है वो जो है ना उसको जो यानी कि 25% GP लगाने का मतलब 75% कॉस्ट के लिए आपको दे रहे हैं कि जो आपकी परचेज़ प्राइस ये है। अच्छा, इसी तरह ही जो है ना वो पुराने वक्तों में जो ट्रिब्यूनल में एक केस गया और वहाँ जाके नो अकाउंट केस था। नो अकाउंट केस में भी वहाँ एक बड़ी यानी कि एक यूनिक किस्म की सिचुएशन सामने आ गई। उसमें जो है ना जो डिफेंस कर रहा था जो वकील था, उसने कहा जी ठीक है जी मैं तो ये नो अकाउंट केस हूँ,
मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि जी मैं नो अकाउंट केस हूँ, और ठीक है जी मेरे पास डिफेंस कोई नहीं। लेकिन महकमे ने जो है ना मेरी 10 लाख की सेलों को 14 लाख किया है। इसकी कोई ऐसी वर्किंग अपने रिकॉर्ड से दिखा दे, कोई बेसिस दिखा दे जिसकी वजह से ये 14 पे गया, 14.25 पे नहीं रुका, 14.25 पे नहीं गया, कोई ऐसी वर्किंग दिखा दे। और वो इसी प्ली की बेस पे कि जी अगर टैक्स पेयर के पास कोई बेसिस नहीं है, कोई उसके पास अकाउंट्स नहीं है, बेसिस नहीं है, तो ये भी जो है इसके पास भी कोई बेसिस नहीं है महकमे के पास, लिहाजा ये भी जो है ना बगैर बेस के बढ़ाई हुई है, लिहाजा वो ख़त्म हो गई थी। तो ये इस तरह था। लेकिन अब तो अकाउंट केस है, अकाउंट केस में आपने अकाउंट्स बनाने ही बनाने हैं। अब हमने जो बनाना होता है वो बनाना होता है, यानी इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से मैं बात करूँगा, छोटे से छोटा दुकानदार भी है या कोई है, आपने उसका जो है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट ज़रूर बनाना होता है। लेकिन इन द लार्जेस्ट सेंस जो है ना हमने ये देखना है कि अकाउंट यानी नेचर ऑफ बिज़नेस के कितने के हो सकते हैं। नेचर ऑफ बिज़नेस 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो ट्रेडिंग होती है जो बनी बनाई चीज़ ली और बेच दी, फिनिश गुड्स ली और बेच दी, और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है, चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करके उसमें रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, उसकी ओवरहेड कॉस्ट आती है और चीज़ें होती है, कर करा के वो मैन्युफैक्चरिंग करके फिर उनको बेचते हैं। उसका तो अकाउंटेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले जो आसान है ट्रेडिंग का कि बनी बनाई चीज़ ली और बेच दी, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। और यानी कि उसमें जो है ना जो तरीक़ाकार चल रहा है ना ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का, आम जो चल रहा है वो है टी शेप में। टी शेप का मतलब ये है कि आपने ये इसको टी कहते हैं, टी शेप में। अच्छा, और दूसरा है स्टेटमेंट शेप में। अच्छा, अब इसमें जो है ना आपने जो है ना आपके पास जो मटेरियल होगा, कोई पिछले साल का स्टॉक पड़ा होगा, रूटीन में जो है ना ये इसका अगरचे इसका कोई लाजमी नहीं कि ऐसी करें, लेकिन एक आसानी से समझने के लिए जो है ना मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं लिखूँगा ना इसके मुताबिक ही आपका जो होना चाहिए, ताकि जो है आसानी रहे। इसमें सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आएगा सबसे पहले, ताकि आप भूल ना जाए। और फिर आएगा परचेजेस, यहाँ परचेजेस आ जाएंगे। अब परचेजेस के बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस। अच्छा, इसमें जो एक्सपेंसेस हो सकते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस में, इसमें जो है ना एक तो होता है फ्रेट इनवर्ड। ये फ्रेट को इनवर्ड में जो है ना ये अलग स्पेसिफाई करने का मकसद ये होता है कि ये परचेजेस पर है, और इसके बाद सेल जब होगी, सेल के ऊपर जो फ्रेट आएगा वो प्रॉफिट लॉस में खर्चा जाएगा, लिहाजा उसको फ्रेट आउटवर्ड कहेंगे। यानी जो बाहर चीज़ें जाएंगी यहाँ से, अगर पहुँच देनी है या कुछ देना है, किसी को माल पहुँच देना है और उसका खर्चा आ गया, तो वो सेल का खर्चा होगा। सेल के रिलेटेड जितने खर्चे होंगे वो सारे नीचे होंगे, ऑफिस मेंटेनेंस और सेल। इसमें जो है कोई जो है ना कोई लेबर जो है जो यानी कि लेबर भी कोई ऐसी लेबर जो सिर्फ इन्हीं का इसी पोर्शन को डील कर रही है, उसकी भी यही आएगा। फिर उसके बाद जो है ना इस साइड में आएगी आपकी सेल, सेल इधर आ गई। अब जब सेल आ गई इधर, तो अब इसके बाद जो है आएगा इसका क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक बचा पड़ा है। ओपनिंग स्टॉक अलहदा होगा, क्लोजिंग स्टॉक। और ये भी आपको ये बता दूं कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये इसका नाम नहीं है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि इस वक्त हमारे पास क्लोजिंग पे पड़ा है, ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। इससे अगले अकाउंट जब बनाएंगे
तो ये क्लोजिंग स्टॉक का इसका टाइटल ख़त्म हो जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक बन के यहाँ आ जाएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक इसका नाम नहीं है, इस सिचुएशन में ये क्लोजिंग स्टॉक कहला रहा है, ताकि हमें पता चले कि ये जब हमने ये साल ख़त्म हो रहा है 6/2/2023, ये इसको कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग करो नहीं, प्रॉफिट लॉस कल लिखना चाहिए। नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये मेन टाइटल है, ठीक है। ये टाइटल एक ही होता है था, ये है। अच्छा, अब ये क्लोजिंग स्टॉक जब आ जाएगा यहाँ, अब नॉर्मली सेल साइड ज़्यादा होती है क्लोजिंग स्टॉक मिला के, और ये साइड कम होती है। इसको हमने करना है बैलेंस। अब जो है ना, इसमें जो है ना बैलेंस करने के बाद जो है ना, ये जो है यानी अगर तो ये जो है ना ये साइड ज़्यादा है तो यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ लिख दिया जाएगा कैरिड फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन यहाँ है। कैरी फॉरवर्ड ब्रॉड कैरी डाउन कैरी। अच्छा, यहाँ जो है यहाँ आ जाएगा यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट, कैरी डाउन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये दोनों साइडें जो है ना ये बराबर हो जाएंगी, दोनों साइडें नीचे से टोटल करेंगे बराबर हो जाएगी। डिफरेंशियल अमाउंट होगी उन दोनों की। अगर तो ये प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, अगर लॉस है यानी ये साइड ज़्यादा है अगर ये साइड ज़्यादा है तो इसका जो है ये आ जाएगा ग्रॉस लॉस। ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये इधर चला गया था। अगर ग्रॉस लॉस है तो वो इधर आ जाएगा। फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक हो गया। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस। अब इस यहाँ तक समझ आ गया। इसमें कोई आपके किसी की कोई क्वेश्चन हो, कोई और चीज़ हो, कोई क्लियर ना हुआ हो? ठीक है। अच्छा, अब आपने प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंस जो डायरेक्ट यानी कि माल ले रहे हैं और बेच रहे हैं, उसके अलावा जो है इसमें जो है अब सैलरीज, पहला आइटम तो सैलरीज होता है स्टाफ की, कोई सेल्स स्टाफ भी होता है, वैसे भी होता है,
सेल्स परचेज जो जाएंगे ये विदाउट सेल टैक्स जाएंगे? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है। इसका जो है ना मैं थोड़ा सा ये समझा दूं, फिर मैं इसके बाद इसका भी बता देता हूँ ताकि इसको साफ़ करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा, सैलरी जो है ये यहाँ आ जाएगी। ऑफिस रेंट, अच्छा यहाँ ऑफिस रेंट है, और यहाँ जो है ना ये गोडाउन रेंट भी आ सकता है। ये ओवरहेड खर्चे हैं ना, यहाँ गोडाउन रेंट भी आ सकता है। अगर आपने माल ख़रीद के किसी जगह किराए पे गोदाम लेके वहाँ रखा हुआ है, ये वही जाएगा क्योंकि ये परचेज से रिलेटेड है। ग्राउंड रेंट ये एक्चुअली ये जो है ना फ्रेड के साथ ही, इसी तरह और भी जो रिलेटेड टू परचेज होगा वो बाज़ का मसूल चुंगियाँ किसी ज़माने होती थी, ऑक्ट्रे वगैरह या कोई और चीज़ें वो जो लगती थी वो भी यहीं आने होते हैं क्योंकि वो परचेज से रिलेटेड है। अब आपने ऑफिस रेंट हो गया। अच्छा, अब बताएं और क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? ट्रैवलिंग हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और एंटरटेनमेंट, स्टेशनरी और कोई बोले प्रॉफिट ऑन डेट। बिल्कुल सही, बहुत ही सही है क्योंकि वो जो है आप जो है ना बैंक से लिमिट लेते हैं या लोन लेके काम कर रहे हैं, प्रॉफिट ऑन डेट। और कोई रेंट रेट टैक्सेस नहीं, वो ज़रा सैलरी सबसे ऊपर आता है। हाँ नहीं, वो उसका अपना है सिस्टम। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, इसमें कोई भी गवर्नमेंट की ड्यूटी टैक्सेस वगैरह हों, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कोई और प्रोफेशनल टैक्स हो गया, इसी किस्म का कोई जो गवर्नमेंट को जा रहा है वो या इस एक हेड में आ जाएगा, रेंट रेट्स एंड टैक्स। हैं? नहीं, पेनल्टी भी आएगी, पेनल्टी भी आएगी। नहीं, पेनल्टी जो है ना हम जो है ना जब बनाते हैं ना ये इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, पेनल्टी जो है ना वो क्योंकि उसने बंदे ने जुर्म किया होता है, कोई वायलेशन की होती है जिसकी वजह से लग रही होती है, वो डिसअलाउ हो जाती है। लेकिन आप जब अकाउंट बनाएंगे ना तो आपका कैश आउटफ्लो तो हुआ है, वो कहाँ रखेंगे? यहीं रखेंगे पेनल्टी। लेकिन आप एडमिजिबल इन एडमिजिबल में जाके उसको जो है ना वो कर देंगे। आप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का टैक्स, पंजाब सेल्स पे दिया हुआ है। सेल्स टैक्स कोई भी इसमें शामिल नहीं होना है। नहीं, वो मैं वो नहीं, वो मैं बाद में इसको वाश साफ़ करूँगा ना तो उसके बाद जो है ना फेडरल का सेल टैक्स है वो क्या करना है और दूसरा क्या करना है, ये PRA वाला, और बल्कि वो दोनों के ट्रीटमेंट एक ही है। अच्छा, और भी इसी तरह के कोई चीज़ें होगी। अब जो है ना आखिर में क्या आएगा, नॉर्मली आता है कि वो साइड बड़ी होगी तो यहाँ आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बिल्कुल सही। ये खलील साहब जो है ना इनको अच्छी तरह याद है, इनको मैंने अकाउंट्स पढ़ाया था जब ये इन्होंने इंस्पेक्टर बनना था 88 में 89 में 88 में, देखो साल भी है। और आपका कोई रफ़ी 84, इनको मैंने 84 में पढ़ाया था। और जितने लड़के यानी कि वो जो है उस वक्त एम्प्लॉय जो थे, कोई UDC थे, कुछ स्टेनो थे जो अपीयर हुए थे, जिन्होंने अकाउंट्स मुझसे पढ़ा था, उनको मैंने दो चीज़ें पढ़ाई थी। एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, यही इनको प्रॉफिट लॉस नहीं कहते हम, तो इसको फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी होती है, तो वो जो है ना यानी कि ये
आज सिर्फ मैं सिर्फ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की हद तक रहूँगा, बैलेंस शीट के ऊपर नहीं जाऊँगा। तो वो जो है ना इन्होंने पढ़ी थी, और दूसरा बैंक रिकॉन्सिलेशन पढ़ाई थी इनको, एक आध चीज़ कुछ और पढ़ाई थी। तो इसी के मतलब सवाल जब आए ना तो इन्होंने खड़का दिए, और जो इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ था, अच्छा फिर अगली बार जो है ना ये जब ये आपने 84 में पढ़ा था, 88 में, 88 में जब मैंने जब 88 में दोबारा महकमे के इम्तिहान आए तो सबसे ज़्यादा यानी उस वक्त काफ़ी तादाद हो गई थी जिन्होंने अकाउंट पढ़ना था बार रूम में। तो अच्छा खासा रश हो गया था कि उनको पता था कि जी हम जो ये पढ़ लेंगे। पिछली बार भी ज़्यादातर लड़के वो पास हुए थे जिन्होंने अकाउंट पढ़ा हुआ था। अब ये आ गया नेट प्रॉफिट। ये ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है ये जो है ना इसको जो है ये ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वही कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में आता है ना, तो ये उसके कैपिटल अकाउंट में। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो चला जाएगा आफ्टर टैक्स। अच्छा इधर जो है ना अगर ये जो है इसमें, अच्छा इस साइड में और इधर क्या चीज़ आ सकती है? रसीट्स आ सकती है। रिसीट कौन सी आ सकती हैं? कोई नहीं कोई बताएं तो सही, स्पेसिफाई करके। सर्विसेज हमने कोई किसी को मजदूरी पे चार्जेस लेके काम कर दिया उस मैं बताता हूँ। इनकम आ सकती है। नहीं। पहले तो मैं बताता हूँ कि आपने जैसे इधर रखा है ना प्रॉफिट ऑन डेट, इधर भी आपका प्रॉफिट ऑन डेट। ये जो है ना ये डिपॉजिट आपका जो कहीं पड़ा है बैंक में वहाँ से मिला है ना, ये यहाँ आ जाएगा। और फ़र्क इसका और इसका ये है, इसका ये प्रॉफिट ऑन डेट, ये जो है ना ये है लोन, ठीक है, ऑन लोन आपने लिया हुआ है, उसके ऊपर जो आपने दिया है ना बैंक लोन या किसी से भी लोन ले रखा है, तो यहाँ वो खर्चे के तौर पे आएगा। वहाँ आपके बैंक में पड़े हैं पैसे, सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, या वैसे फिक्स डिपॉजिट या कोई करा रखा है कि आपके फालतू पैसे हैं, तो वो जो है ना इधर आ जाएंगे। और क्या आएगा, एक आम जो है ना मिसलिनियस इनकम, मिसलिनियस इनकम क्या हो सकती है? कुछ स्क्रैप बेच देता है, कुछ चीज़ होगी, हाँ बिल्कुल से स्क्रैप बेच दिया या कोई और चीज़ आ गई। अच्छा इसी तरह ही जो है ना, इसी तरह यहाँ भी जो है ना एक एक्सपेंस का हेड है मिसलिनियस एक्सपेंसेस। इसमें भी उसी तरह ही कि यहाँ जो है ना इन हेड्स में जो बना रखे हैं इसमें कोई नहीं फिट हो रहा तो वो आप छोटा पैटी आइटम है, अगर तो बड़ा आइटम है तो उसको उसके नाम के साथ अलग लिख दें। अगर पैटी आइटम है तो वो मिसलिनियस एक्सपेंस का एक हेड बनाया होगा, उसमें डालते जाएंगे। तो अब वरना तो वो जो है ना पता नहीं मुख्तलिफ हेड्स जो अपने अलग होंगे उनके, और इनमें फिट नहीं हो रहे, उतने हेड खोलने पड़ेंगे उनकी बजाय, क्योंकि आइटम अमाउंट पैटी है तो वो इस मिसलिनियस एक्सपेंस में आ जाते हैं। इसी तरह मिसलिनियस इनकम में जो आएगा इधर भी जो है इसमें भी इसी तरह आ जाएगा। अच्छा अगर आपका लॉस आ गया, यानी कि ये अगरचे ग्रॉस प्रॉफिट है लेकिन एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि लॉस हो गया, या इसकी वजह से लॉस हो गया, ठीक है, ये जो ऊपर से ग्रॉस लॉस आ गया उसमें एक्सपेंस भी ऐड हो गया, इसमें तो पैटी आइटम ही आगे इसमें सेट ऑफ होंगे। तो अब मिसलिनियस इसमें जो है ना अगर ग्रॉस ना नेट लॉस, कैरी टू पार्ट कैपिटल अकाउंट,
वो यहाँ चला जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसके मुतल्लिक़ कोई क्लैरिटी कोई चीज़ चाहिए और कोशिश करें कि फॉर्मेट यही रखें। आप सवाल आपके पास आए या केस आए, कोई चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आए, तो वो जो है ना ओपनिंग स्टॉक ऊपर रखना है, क्लोजिंग स्टॉक उस साइड में नीचे रखना है। तो बाकी जो है ना इसमें जो है ना परचेजेज फ्लो के हिसाब से जो है ना ओपनिंग स्टॉक हो गया तो परचेजेज हो गई, ठीक है। और इसके बाद ओवरहेड एक्सपेंसेस, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकती है। अगर आपके जो है जो परचेज़ वाला पोर्शन अलग रखा हुआ है, बड़ा दायरा है, उसमें परचेजेस जो है ना अलग किसी प्रीमिसेस पे हो रही है, डील हो रही है, उसका रेंट भी आ सकता है उस प्रीमिसेस का, और उसका जो है ये बिजली का खर्चा भी आ सकता है। एक उसका और प्रेमिसेस है, उसने रेंट पे दिया हुआ है, वो यहाँ आएगा। अब वो उसके इधर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट तो नहीं एडजस्ट, नहीं वो सेट ऑफ नहीं होगा, सेट ऑफ नहीं होगा। वो इनकम है, ये एक्सपेंस है, उसने उधर आना है, इसने इधर आना है। उसकी वजह है कि अगर आपने सेट ऑफ कर दिया, फर्ज किया ये खर्चा आपका ज़्यादा है, ठीक है, इस साइड पे वो कम है, आपने दोनों को सेट ऑफ कर दिया, इधर से फर्ज किया वो ये 4 लाख खर्चा है और वो 3.5 लाख है। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, वो प्रॉपर्टी इनकम होगी नहीं जो भी हो वो जो है ना, जैसे आपने अभी बता दिया, एक तो प्रॉपर्टी इनकम है, वो प्रॉपर्टी इनकम को सेपरेट ट्रीट होना है। अगर आप दूसरी बात ये मेन चीज़ जो है उसमें वो ये है कि फर्ज क्या ये प्रॉपर्टी इनकम का कॉन्सेप्ट ना ही होता, इवन देन जो है ना आपने इधर जो है ना 4 लाख इधर खर्चा है आपका, वो 3.5 लाख वो है इनकम फ्रॉम रेंट। तो अगर आपने सेट ऑफ करके इधर 50,000 ही लिख दिया, तो जिस प्रीमिस को आपने किराए पे ले रखा उसने अगर डिक्लेयर किया तो वो तो 4 लाख इनकम अपनी बताएगा ना, आपने तो 50,000 डिक्लेयर किया हुआ है। एक तो ये नुकसान हो गया आपका, गलत हो गया, और दूसरा वो प्रीमिस आपने रेंट पे दे रखी है, वो अपीयर ही नहीं हो रही। दो यानी कि आपके लॉसेज हो रहे हैं। यानी अगर ये अलाउ भी हो के या प्रॉपर्टी इनका वाला ना भी टैक्सेशन सिस्टम हो, ये वो फिर ये छुप जाएगी। इधर आपने 4 लाख जो दिया है उसकी बजाय 50,000 दिखा रहे हैं, उधर 3.5 लाख लिया है वहाँ दिखाई नहीं रहा। दोनों तरफ गलतियाँ होती हैं। प्रॉपर्टी इनकम डिस्कस हो रही है, ये तो सिर्फ एसेट्स और बिजनेस रिलेटेड हो गए, वही आएगी प्रॉपर्टी इनकम। नहीं, वो भी यही आएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसका एक ही बनेगा। बिजनेस रिलेटेड प्रॉपर्टी अगर है आपकी, नहीं बिजनेस रिलेटेड भी हो, नहीं, वो भी यही आएगा। बिजनेस रिलेटेड वही तो आनी है इधर। उसकी वजह ये कि आपने जब रिटर्न बनानी है, आपने ये नेट प्रॉफिट और या नेट लॉस जो है ना, इसको आपने इनडिविजिबल आपने निकाल देना है। वो अगर प्रॉपर्टी इनकम है वो आप उसमें से ऐड कर देंगे वापस दोबारा। हाँ, क्या ये बिजनेस इनकम आपकी ज़्यादा है वो ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि वो उसने सेपरेटली ट्रीट होना है। वो इनकम जो है ना वो वो लेस कर देंगे, रेंटल इनकम ना लेस कर देंगे, इसमें लेस कर देंगे, इसलिए कि वो उसने जो है ना सेपरेटली ट्रीट होना है। इसी तरह कोई और आइटम भी जो है बिजनेस रिलेटेड है लेकिन किसी वजह से उसने सेपरेटली ट्रीट हो गया ना, फिर तक कैपिटल भी गेन भी आ सकता है। कोई प्रॉपर्टी बिजनेस के नाम रखी हुई थी वो बिक गई है तो उसका गेन या लॉस भी हो सकता है। वो इस प्रॉफिट लॉस बिजनेस इनकम में नहीं आएगा, वो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस में। इसी तरह और भी चीज़ें हो सकती हैं। आपका ओवरऑल उसका कच्चा चट्टा जो बनेगा वो यही बनेगा। सब चीज़ें आपने इसी में लानी है। क्लियर ये इसमें अगर जैसे आपने फरमाया कि अगर एओपी केस है तो जो टैक्स इनकम होगी उसमें से टैक्स लेस करके शेयर तकसीम हो जाएगा पार्टनर में। हाँ। और इंडिविजुअल बंदा होगा, जब वो अपनी इनकम जो टैक्स वो देगा उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, उसकी रिकन्सिलेशन उसका जो है ना मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये तो क्लियर है ना सर, इसमें कैश इन हैंड आपने कही, कैश इन हैंड का तो ताल्लुक नहीं है, तो एक्सपेंस हो गया है वो है, और जो इनकम आई है वो है। इसमें कैश का वो बैलेंस शीट में, वो बैलेंस शीट का ताल्लुक है, वो बैलेंस शीट का ताल्लुक है। अच्छा अब हाँ बैड डेट्स भी इसमें आएगा, वो होगा तो आ जाएगा इसमें। वो हर केस में होते नहीं है।
आपका आजकल ਹੁੰਦਾ नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ नहीं बैड डेट आएगा, लेकिन ये बताएं आपने अपना मोटरसाइकिलों का बिजनेस अगर डिक्लेयर कर रखा तो फिर तो ठीक है, वो बैड डेट भी आ जाएगा अगर हुआ है, नहीं है तो ये हमने बनाना ही नहीं क्योंकि आपने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ। यूजुअली यही चलते हैं आजकल की बैड और आपकी कमी है ना कोई लाइबिलिटी नहीं अच्छा, वैसे भी आपको ये बता दूं, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट जो है ना उस वक्त तक अलाउ नहीं होता जब तक कि आपने उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग ना की हो। आपने कोर्ट केस किया हो, कोर्ट में जाके वहाँ से आपको जो है ना आप इस्टेब्लिश ना करते हो, या आप लूज़ कर गए या जो भी कर गए, तो लूज़ करके शायद वो फिर महकमा भी अलाउ ना करे आपको, क्योंकि जब कोर्ट कह रही है कि जी आपका बैड डेट नहीं है, तो अगर कोर्ट से आप जीत जाते हैं तो फिर जाके कहीं जो है ना वो बैड डेट अलाउ होगा। और कोई चीज़ डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ा सा। हाँ, डेप्रिसिएशन भी आएगी, एक खर्चा डेप्रिसिएशन ये आपने बता दिया है। वो जो आपके ऑफिस इक्विपमेंट एक्सपेंसेस, एसी वगैरह सारा कुछ जो होता है ना, फिक्स एसेट्स यानी फिक्स ऑन फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन भी आपको आएगी, वो भी खर्चे होता है। फिक्स एसेट कुछ ना कुछ तो होता ही है। उसका डेप्रिसिएशन चार्ट भी बनाना पड़ेगा हाँ? साहब, डेप्रिसिएशन चार्ट बनाना पड़ेगा। हाँ, वो अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो, अगर एक ही है तो वहीं लिख सकते हैं कि जी एसेट इतना है, इसके ऊपर इतने % डेप्रिसिएशन, वहाँ सामने आ जाएगा। एक से ज़्यादा है फिर आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। ये मेरी नज़र में ये कंसीडमेंट भी हो सकती है अगर डेप्रिसिएशन चार्ज अगर हम ना करें, क्योंकि एसेट तो आपके पास मौजूद है, तो कंप्यूटर होगा, कोई मेज़ होगी, कुर्सी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, पंखा होगा, कोई चीज़ तो होगी ना। आप उसको रिकॉर्ड पे ही नहीं ला रहे, यानी उसका हिस्सा नहीं बना रहे, तो ज़ाहिर है फिर अगर कोई ITO ऐसा होगा जो समझदार होगा तो वो ज़रूर क्वेश्चन कर सकता है कि अच्छा जी आपके असासाजात नहीं है, अगर हैं तो आपने डिक्लेयर नहीं किए और उस पर जो अप्रोप्रिएटली डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज नहीं है। अच्छा, इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा ये जो बता दूं डेप्रिसिएशन के मतलब, डेप्रिसिएशन में जो है ये 2 तरीके हैं, यानी कि उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। एक है फिक्स, आप देखते हैं कि ये जो है ना ये एसेट मेरा 15 साल या 18 साल या 20 साल चलेगा, जितने साल चलेगा, जब वो 20 साल या 15 साल या 18 साल वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं उसे, कि ये कितने का बिक जाएगा, उस वक्त एक एस्टिमेशन करनी होती, तो वो उस वजह से लेस करके तो बाकी को उतने सालों पे तकसीम कर देंगे। हर साल जो है ना वो बराबर 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 बराबर, यानी कि ये जो है ये खर्चा आता जाएगा, हर साल वो बराबर ही आएगा। आपने 10 साल देखते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, जितने साल है उसके ऊपर रेजिडुअल वैल्यू को तकसीम कर देंगे, वो हर साल की आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन ये फिक्स वाला जो है ना ये फार्मूला सही नहीं है। तो शेड्यूल में हमें तो इनकम टैक्स के रिटर्न के लिए चाहिए ना। नहीं सुन ले पहले तो पता चलना चाहिए कि ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कितने तरीके हैं। एक तो है फिक्स वाला, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू वाला, यानी आपने पहले साल में अगर किसी ऐसी 10% डेप्रिसिएशन निकाली तो बाकी 90 रह गया, ठीक है, और 90 जो है ना 90 का जो है ना उसके ऊपर अगले साल में 90 पे डेप्रिसिएशन होगी, फिर 9 आएगी, फिर अगले साल 81 रह जाएगी रिटर्न ऑन वैल्यू, 81 पे 8 रुपये आ जाएगी। इस तरह करके रिटर्न ऑन वैल्यू चलती जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं पहले वाले। हाँ, स्ट्रेट लाइन फिक्स रेट वाला स्ट्रेट लाइन आप बता रहे रिटर्न ऑन वैल्यू। अच्छा, अब इसका जो है ना ये लॉजिक जो है ये कि ये क्यों, यानी कि रिटर्न ऑन वैल्यू वाला जो है ना फार्मूला जो है ना यानी ज़्यादा चलता है या चलना चाहिए। पहली तो बात ये है कि उसमें जो है ना आपका एसेट जो है ना कभी भी डिसअपीयर नहीं होगा, आपको उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ डिटरमिन करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने तो उसकी वैल्यू के मुताबिक लेस करते जाना। आखिरकार एसेट आपके पास मौजूद है, फिक्स एसेट रजिस्टर आपने मेंटेन कर रखा तो उसमें तो होगा, उसकी वैल्यू जो है ना क्योंकि राउंड ऑफ करने के बाद जो है ना कभी उसकी वैल्यू 1 रुपया रह जाएगी। अब जब उसके ऊपर जो है ना 1 रुपये 10 पैसे जो डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि राउंड ऑफ की वजह वो लगेगी नहीं। डेप्रिसिएशन अगर फर्क है उसके सारे एसेट जो है
उस लेवल पर चले गए हैं जहाँ उसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना 1 रुपया रह गई है, तो वो जो है ना एक तो वो जो है ना बताएगा कि ये हमारे पास एसेट्स हैं। जो फिक्स एसेट रजिस्टर होता है ना उसके साथ जस्टिफाई करेगा कि, और वैसे फिजिकली जो पड़े भी हैं उनको भी जस्टिफाई कर रहा होता है कि ये इतने एसेट्स पड़े हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो है ये फ़ायदा जो है वो ये है कि आप जो है यानी लॉजिकल हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपका जो है जब यानी कि 1 साल यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना उसके यूज़ करने के बाद उसकी वर्थ जो है ना यानी उसका बेनिफिट जो होता है, जो एफिशिएंसी होती है वो रिड्यूस हो जाती है 1 साल इस्तेमाल। अब आपने सेलें उधर डाली हुई हैं, सेलों के अगेंस्ट आपने उससे रिलेटेड खर्चे डालने हैं। इस साल में जितनी सेलें डाली हैं इनके ऊपर जो है ना ये जो फिक्स ऐसे यूज़ हुए हैं वो पिछले साल से तो उनकी एफिशिएंसी कम थी, लिहाजा डेप्रिसिएशन तो कम आनी चाहिए। और तीसरा इसका और चीज़ है, तीसरी इसकी एक और भी वजह है जो सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, वो ये है कि जैसे जैसे जो है ना आपका एसेट की पुराना होता जाएगा तो उसकी जो है ना यानी उसका जो है ना यानी कि डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं कि इस साल जो है ना इसकी एसेट की ये डेप्रिसिएशन कम होगी, आपको कोई यानी उधर जो है ना आपको प्रॉफिट कुछ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं। इसको वो बैलेंसिंग करने के लिए एक और चीज़ भी है, वो क्या हो सकती है, जो आपका प्रॉफिट वही रखेगी। ये नहीं कि आपकी डेप्रिसिएशन कम होगी है तो लिहाजा आपका पिछले साल से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बल्कि सेम सेल है, सेम खर्चे हैं। हाँ बिल्कुल सही। रिपेयर मेंटेनेंस जैसे पहला साल है, हो सकता है रिपेयर मेंटेनेंस हो ही ना, अगला साल आएगा जितना कि यानी कि डेप्रिसिएशन कम हुई है उतना की ही रिपेयर का भी खर्चा आ जाएगा। जितना पुराना होता जाएगा डेप्रिसिएशन कम होती जाएगी, रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ती जाएगी। यानी वो समझे कि अगर ओवरऑल करें तो नेट रिज़ल्ट आपके सेम होंगे, उसका कोई डेप्रिसिएशन कम होने का या रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ते जाने का वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होती है ना सेल के साथ, उस पर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है रिटर्न ऑन वैल्यू का। ये फ़ायदा है कि वो डेप्रिसिएशन जो वो कभी भी ऐसे डेड ही नहीं होता, अनलेस कि आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, फिर वो 1 रुपया भी क्रेडिट में चला जाएगा, वो निकल जाएगा किताबों में से। जब तक एसेट मौजूद है वो चलता रहेगा। और कोई चीज़ इसके ऊपर तल्लुक? एक सर्विसेज का भी बता दे, सर्विसेज करता है किताब, सर्विस देता है। हाँ सेल परचेज का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज में जो है ना मैं तो सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये अब ये सर्विसेज में आ जाए। ऊपर साफ कर दिया पैर। नहीं। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये ख़त्म, ओवरहेड इसमें भी ख़त्म। ये नहीं ये लेबर जो है ना यानी कि उसमें जो है डायरेक्ट यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर जो लगी हुई है। मिसाल के तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर प्रोवाइड कर रहा है किसी कारखाने को, तो उसकी जो है ना सर्विसेज रिसीट उधर आ जाएगी। ठीक है, अब जो है ना ये जो लेबर उसकी लगी हुई है वो उसके सारे के खर्चे यहाँ आएंगे। और इससे रिलेटेड जो है ना फर्क इसके ऊपर जो है ना एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट अगर इसकी लेबर पे दे रखें तो वो भी इसी लेबर में शामिल होगा। पर इसके ऊपर जो है ये क्या होता है, ये क्या कहते हैं उसको, सोशल सिक्योरिटी। बोनस भी इसी में आ जाएगा। ओ बोनस और नहीं, मैं ये कह दूं कि सैलरी एंड रिलेटेड, ये तो दोनों सूरतों दोनों रिलेटेड एक्सपेंस एंड सैलरी एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस टू सैलरी,
जिसमें आपका ओवर टाइम भी आ सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये जो इंडस्ट्री वाले हैं ना, ये ज़रा बताएं ना ज़रा। ग्रेचुटी है जो इस लेबर की है, जो यहाँ की लेबर है। यानी एक होता है कि सर्विसेज में भी जो है ना, वो ऑफिस भी होता है मेंटेन, ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ होती है वो नहीं, ग्रेचुटी। और यूनिफॉर्म अगर है तो यूनिफॉर्म लीव इनकैशमेंट। अच्छा, और सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह देते हैं, जैसे हेलमेट्स वगैरह है, उसके सेफ्टी शूज़ वगैरह हैं, यूनिफॉर्म्स हैं। नहीं, ये तो अलग खर्चे नहीं डाला जा सकता, अलग। ये अलग में। हाँ, और इसके अलावा आप कहीं इसी में तो नहीं डालने जा रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि महकमे वाले बंदे को एक दो बैठे हैं तो वो आपका केस खोल लेंगे। ये दोनों सूरतों में है, यानी कि ट्रेडिंग एंड सर्विस प्रोवाइडिंग। इन बोथ ये जो है ना, जो इस पोर्शन से रिलेटेड है, वो ये इससे रिलेटेड खर्चे भी इसमें आ जाएंगे। और कोई चीज़ वहाँ कॉलम प्रोवाइड वो प्रोवाइड लाइंस प्रोवाइड नहीं की हुई, ग्रेजुटी वगैरह ये, वो तो फिर सारे मिसलिनियस में डाल देंगे। नहीं मिसलिनियस नहीं, उसकी जो यानी कि क्लबिंग है ना, वो सैलरी में ही आएगी, क्योंकि लेबर रिलेटेड है, लेबर रिलेटेड। उसमें हेडिंग, मेन हेड जो होता है अकाउंट्स में, बड़े अकाउंट्स में, बड़े अदारों के अकाउंट्स में, उसमें सैलरी, वेजेस एंड बेनिफिट्स। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे गाड़ियाँ लगाई होती हैं, वो भी इसे वो नहीं, उसको अलहदा भी डाला, जैसे वो उनको बेनिफिट तो नहीं दे रहे, लेबर को तो नहीं दे रहे ना, वो तो आप अपने लिए प्रोक्योर कर रहे हैं लेबर को दूर दूर से। नहीं, वो आएगी इसी में ही, लेकिन अगर वो उसकी अमाउंट ज़्यादा है तो फिर तो जो है ना, बेहतर है कि आप इसको जो है ना अलग ही हट दे दें, ताकि उसका पता चले कि ये इतने हैं। लेकिन ये जो है ना, ये चाहे बड़े हो या छोटे हो, ये जो मैंने लिख दिए ये इसी में ही आने हैं। सैलरी, वेजेस एंड बेनिफिट, ये सारे उनके बेनिफिट के आइटम हैं सारे। डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना जो है ना, वो भी है तो बेनिफिट का, लेकिन हर जगह पे जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, एक ऑप्शनल सी उसकी उनकी फैसिलिटी है, उनकी कोई एज ए राइट फैसिलिटी नहीं है। बाकी जितनी फैसिलिटीज़ है, लीव इनकैशमेंट हो गया, ओवर टाइम हो गया, ये लेबर लॉज जो है उसके मुताबिक है, ये उसके मुताबिक ये फैसिलिटीज़ है। और ये जो है ना, ओल्ड एज एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, तो ये जो है ना, ये चीज़ें ये भी जो है ये उसके कानून के मुताबिक है, कोई कानून है उसके मुताबिक है, और ये लेबर को फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट, ये ओल्ड एज में जाके उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, वो कंटिन्यूस सर्विस अगर इतनी हो, कोई स्पेसिफाइड हो। और सोशल सिक्योरिटी, ये जो है ना, ये सोशल सिक्योरिटी वो जो हॉस्पिटल होते हैं ना, गवर्नमेंट ने वो यानी कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स में मुख्तलिफ जगहों पे खोले होते हैं ये सोशल सिक्योरिटी के अस्पताल, ये वहाँ से जाके फ्री दवाई लेते हैं। और उसका जो मुआवजा जो है ना, ये उनकी जो कंट्रीब्यूशन होती है, कि परसेंटेज है, उसके मुताबिक सैलरी के परसेंटेज की उनको दे देते हैं, चाहे कोई आए या ना आए। और कोई चीज़ क्यों भी इसमें सर मैन्युफैक्चरिंग के बाद में फरहाद पानी देना मुझे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं वो तो मैंने पहले बता दिया है, मैं ये आसान वाला पहले बताऊंगा मैं। तो वो जो है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी मैं थोड़ा सा अभी तारफ़ करा दूं। वो मैन्युफैक्चरिंग जो अकाउंट है ना, वो जो है ना, वो इसके ऊपर एक हिस्सा बनेगा, क्योंकि जब चीज़ें मैन्युफैक्चर होके आ जाएंगी, वो ये इसी में आ जाएगी, परचेज की जगह वो अपनी वहाँ से ट्रांसफ़र होके आ जाएगी इसमें, और बाकी फिर यही रहेगा ऐसे, इसलिए मैंने उसको अभी अलग रखा है।
अच्छा, अभी गालिबन आपने सवाल किया था कि जो इसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा वो कहाँ जाएगा, किस तरीके से होगा, और प्रॉफिट ये जो है तकसीम करना है तो वो कैसे होगा। उसका जो है ना, ये जो है ना, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जब बन जाएगा, नेट प्रॉफिट जब हम कहते हैं ना कि ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब ये मैं लास्ट वाली पोजीशन छोड़ रहा हूँ क्योंकि ट्रीटमेंट तो एक ही है। अब जो है ना, ये आप समझें कि ये उसका हिस्सा है। अब आपने जो है ना, तो कैपिटल अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, यहाँ जो होगा ना, इसका हेड जो होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों भी यहाँ क्या आएगा, शफीक किधर है, यहाँ क्या आएगा, प्रॉफिट लॉस, क्यों भी यही आएगा हेड या कोई और आएगा। कैपिटल अकाउंट के लिए हाँ हाँ। अब ये जो है ना, यानी कि ये प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक बनेगा, उसमें जो है ना, यहाँ जो है ना कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे आप, ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी आपने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये आ गया इस साइड पर, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये इधर आ गया। अब एक जो आपका तल्लक है कि यानी आपका जो तल्लक है, आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स कहाँ आएगा, इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल हो पार्टनरशिप हो, दोनों में सेम है। इनकम टैक्स वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब बकाया जो है, ये जो है ना, नेट बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट कैपिटल में चला जाएगा। इसका एक आसान तरीका तो ये भी है कि जो है नेट प्रॉफिट है, यहीं से ही आप कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें। जो इनकम टैक्स है उसको इसमें लाएं ही ना, वो भी आप डायरेक्ट उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दें। सही है। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या फिगर आई। ये एक प्रॉपरली वर्किंग के साथ जाएगी। अब ये जो है ना, ये जो है ना, यहाँ से
ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि पार्टनरशिप अगर हो तो वहाँ क्या करना है? ये पार्टनरशिप है। अब ये आ गया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी जो है ना, ये ऐसे ही आएगा, ये इसी तरह इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है ना, ये भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो है ना, ये यहाँ आ जाएगा, यानी ऐसे ही आ जाएगा जैसे वो आया है। और ये इनकम टैक्स भी उसी तरह ही आएगा जैसे ये हमने था। अब ये जो है ना, नेट बैलेंस, नेट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट। अब जो है ना, पार्टनरशिप में सिर्फ फ़र्क जो आएगा सिर्फ इसका और उसका, इसमें ये भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये आ जाएगा A B C। ए जो है फ़र्ज़ किया 10% का प्रॉफिट, 10% का पार्ट है, ये 40 का है। और ये सी जो है ना, सॉरी, ए यानी कि सॉरी ये ABC मैंने गलत लिख दिया। यहाँ 1 2 3 आना है, सिर्फ निशानी के लिए। ठीक है, 50 और ये फंस गया 50% है। अब इनका जो है ना, ये वर्किंग आएगी ना, ये इनकम टैक्स इसमें से लेस हो जाएगा। बकाया हमने करना ना, क्योंकि दोनों साइडों को बराबर करना हमने। और ये जो है ना, चीज़ एक ही है, सिर्फ यहाँ तादाद बढ़ जाएगी बंदों की। वहाँ क्योंकि एक ही था, वो सारे का सारा उसी को जाना था, लिहाजा वो चला गया। अब यहाँ जो है ये डिवाइड होकर चला गया। इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है वो यहाँ वाला, ये वाला प्रॉफिट जो है ना, इस रेशो में तकसीम कर दें, और जो इनकम टैक्स आएगा वो इसी इन रेशो में उनके खातों में डाल दें डायरेक्ट। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो इतना प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं है। प्रॉपर डिस्क्लोजर यही है ताकि एक जगह पे वर्किंग होके जा रहा है। इसमें कोई और चीज़? अच्छा, अब और क्या चीज़ रह गई थी? सेल्स परचेज में से सेल टैक्स लेस करना ही है। अब ये आ गया ट्रीटमेंट ऑफ सेल टैक्स। अच्छा, सेल टैक्स में 2 तरह के यानी कि पर्सन्स हो सकते हैं। एक है रजिस्टर्ड पर्सन, कोई असदी नमाज निकल गई, निकल गई है नमाज का टाइम। फिर इस तरह ना करिए कि थोड़ी देर तक जाके इधर फारिग हो गए, थोड़ा ही रह गया तो जाके मजे जाके अपनी जमात करा लेने। जमात तुसी कराओगे? नहीं, मैं इस काबिल नहीं है। नहीं, मैं नहीं करा सकता। 6-7 करा लेंगे, कोई नहीं, उसकी वजह है ना, बुजुर्गा ने
यानी शरअ च मना नहीं है कि वो बंदा नहीं करा सकता। वो जड़ा ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਮਾਤ ਨਾ ਕਰਾਏ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਏਗਾ ਜਮਾਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਮਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ का ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਮਾਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਡੀਕੋਗੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਜਮਾਤ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਮਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰਸਨ, दूसरा है अनरजिस्टर्ड पर्सन। बल्कि इनू मैं इस साइड पे लेना। एक है रजिस्टर्ड पर्सन, दूसरा है अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा हुण जिहड़ा है ना इहदे च हुंदा इनपुट और आउटपुट। इनपुट ऑन परचेजेस और अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंस, जिवें बिजली दे उत्ते हो गया, वो भी समझिए ये होता है ऑन रजिस्टर्ड पर्सन का इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट है। आउटपुट ये है ऑन सेल्स, जो सेल करेगा उसके ऊपर जो होगा, इसको जो है ना इसको आपस में दोनों ने एडजस्ट होना है। आपस में दोनों ने एडजस्ट होना है। ठीक हो गया। अगर इनपुट कम है आउटपुट ज़्यादा है तो आपने बकाया जमा कराना है। अगर आउटपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है इनपुट ज़्यादा है तो आपका इसमें रिफ़ंड बचेगा। ये रिफ़ंड ले लें या अगले महीनों में भी डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, तो बेहतर है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें, अगले महीनों में वो आपका काम आ जाएगा। ये है इसका कॉन्सेप्ट, इनपुट और आउटपुट। अच्छा अब जब इसने एडजस्ट होना है तो ये आपका जब आप पे करके आएंगे, आप इसको जो है ना आप जो है ना इसको जो है ना ये डिपॉजिट होगा आपके पास ये डिपॉजिट पड़ा है, ये ख़र्चा नहीं होगा। फिर जब आपने इसको एडजस्ट करना जाके तो ये आपका डिपॉजिट है, ये ख़र्चा नहीं होगा और आपने इसमें दोनों इसको आपस में एडजस्ट करना है, इसने और इसने एडजस्ट होना है और बैलेंस बाकी जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है। अब इस केस में ये आपका डिपॉजिट है, इनपुट टैक्स जितना भी है ये आपका डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट जो होता है वो कभी खर्चे में नहीं जाते, वो आपके जैसे आपने कैश आपके पास पड़ा है इसी तरह इक्वल टू कैश पड़ा है आपके पास। और अब आ जाए इसकी बारी, इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन में इनपुट आउटपुट ये नहीं होता। ये इनपुट आउटपुट नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी कुछ चीज़ ख़रीद के लाएगा, जितना सेल टैक्स देगा वो उसकी वो परचेज प्राइस में ही शामिल हो जाएगा।
सेल टैक्स उसकी ख़रीद में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब मिसाल देता हूँ, बिल बिजली, इसमें जो है ये 1 लाख का बिल है और ये बिजली 1 लाख की है, इसमें सेल टैक्स 17,000 है या 18% आजकल 18, 1,18,000। ये जो है ना आपका ये खर्चा ट्रीट होगा। बिल बिजली आपका 1 लाख नहीं कहलाएगा, 1,18,000 ये कहलाएगा बिल बिजली। और इस साइड में फर्क वही चीज़ है, बिजली 1 लाख और ये जो है इस सेल टैक्स ये 18,000 है। अब इन दोनों की ट्रीटमेंट होगा टोटल 1,18,000 ही। ये जो है ना ये एक्सपेंस का लाएगा, ये एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट हो जाएगा, ये डिपॉजिट में चला जाएगा। फ़र्ज़ कि आपने उस महीने में कोई सेल नहीं की, उस महीने में जिसमें ये आपका इनपुट है, तो ये जो है ना आपके जो है ना वो खाते में ही पड़ा रह जाएगा डिपॉजिट के तौर पर। जब भी सेल आएगी ये दो अलग ट्रीटमेंटें हो जाएगी, समझ गए? दोनों की ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी और ये खर्चा आपका यही होगा, ये एक्सपेंस आपका यही है और ये डिपॉजिट है। डिपॉजिट कभी भी आप बैंक में पैसे जमा करा दें, कहीं आपका खर्चा मिलता है उसको कि आपने 2 लाख जमा करा दिया, 2 लाख का खर्चा मिल गया। डिपॉजिट है ना, वो आपका अपना है, वो जब मर्जी निकलवा लो। अब इसको जो है ना जब मर्जी आप इसको एडजस्ट कर लें, वहाँ जो आपने पे करना है, जो कलेक्ट किया है पे करना है। अस्सलाम जी, क्या हाल है? ये ले अच्छा हाँ, नमाज पढ़ के आ गए यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ फरहाद, इनको जूस तो पिला दो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि ये आम लोगों को, बल्कि अक्सर पढ़े लिखे लोगों को भी इसकी ट्रीटमेंट का नहीं पता कि भी जो है ना, ये जब आप इसको ट्रीट करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन के मुताबिक करेंगे ना डील, फिर आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या चीज़ आप चाहते थे इसमें? वो पूछ रहे थे कि सेल जब दिखाएंगे हम, परचेज दिखाएंगे रिटर्न में इनकम टैक्स में, हाँ, तो ये सेल टैक्स लेस करके दिखाएंगे परचेजेस रजिस्टर्ड में लेस करके। नहीं रजिस्टर्ड में तो वो तो आपका वो टोटल यानी कि खर्चा यही है, परचेज अगर जितनी है उसमें सेल टैक्स डाल के वो आपका वो है। बुक्स ऑफ अकाउंट में आपकी फिगर ही वही जाएगी, यानी कि आपने उसको सेपरेट करना ही कोई नहीं, ये आपने इसको अलग करना ही कोई नहीं, ये करना ही कोई नहीं। आपने बिल बिजली जो है ना, आपने खर्चा तो लेके जाना 1,18,000। आपने रिपोर्ट नहीं लेना, इसलिए उसमें परचेज में शामिल हो जाएगा। ये खर्चे में जो है ना 1,18,000 ही जाएगा। फॉलो करके कि नहीं करके, यानी कि अगर आप जहन में ये रख लेंगे रजिस्टर्ड पर्सन है और अनरजिस्टर्ड पर्सन का डिफरेंस रखेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। रजिस्टर्ड पर्सन है, इनपुट लेना है उसका, बाहर से कलेक्ट करना है, वो कलेक्ट जो किया वो गवर्नमेंट के पैसे हैं, उसमें से आपने लेस करना है। लेस जब करेंगे तो आपके पास पड़े होंगे अकाउंट में। अगर इसको आपने खर्चे में ले जाना है तो ये तो आपके पास एडजस्टमेंट के लिए तो नहीं पड़े होंगे। तो लिहाजा इधर जो तरीका का जो है ना वो इधर ही होना है, इसका जो है ना इधर में तो आपने समझो कि सेल टैक्स एक आइटम है ही नहीं। जिस तरह और भी बड़ी चीज़ें शामिल कर देते हैं परचेज़ में या बिजली के बिलों में, बड़ा कुछ शामिल हो जाता है, उसी तरह ये भी सिर्फ बिल बिजली में से इनकम टैक्स जो है ना वो आपका इधर डिपॉजिट है। अभी मैं सेल टैक्स के हवाले से कर रहा था। अगर इनकम टैक्स है वो आपका वो डिपॉजिट है, वो आपने रिटर्न में क्लेम करना, वो भी आप खर्चे में से निकालेंगे।
और कोई चीज़? नमाज पढ़ें नहीं नहीं नहीं, नमाज का टाइम वाले है। 5:15 बजे बस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1:45 इत्थों निकल जाना ना, 4:45 5 मिनट है, ताकि तसल्ली नाल वाइंड अप हो जाए किसी ना। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो जो अब तक पढ़ा है? अभी जो है ना ये बैलेंस शीट वो अभी रहती है। बैलेंस शीट के मुतल्लिक जो है ना वो कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर बैलेंस शीट भी पता। पहले बैलेंस शीट के से पहले जो है ना एक आइटम होता है कि क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो जब तक आपको समझ नहीं आएगी बैलेंस शीट आपको समझ ही नहीं आ सकती। बना तो लेंगे आप अंदाजे से, लेकिन एक होता है लॉजिकली समझ में आना। वो जो है ना वो इससे बैलेंस शीट से पहले छोटा सा वो आइटम है कि क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कैसे करनी है, और उसमें जो है ना ये रेवेन्यू आइटम जितने भी है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी एक लेजर अकाउंट है। इसका अकाउंट इसीलिए कहते हैं लेजर अकाउंट है। सारे अकाउंट जो है, जैसे सेल हमारी हमेशा क्रेडिट होती है, तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट को उसको सेल को डेबिट करेंगे तो इधर क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट यहाँ आ जाएगी सेल, ठीक है ना, यहाँ सेल हो जाएगी। यानी कि वो समझे कि एक दूसरे अकाउंट में रेवेन्यू अकाउंट जितने भी वो ट्रांसफ़र हो रहते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सारे ट्रांसफ़र हो रहते हैं। और बाकी जो नेट बचता है वो कैपिटल में जाके वो जो है बैलेंस शीट का हिस्सा बन जाता है, यानी सारे आइटम नेट ऑफ हो जाते हैं। और बैलेंस शीट फिर जो है ना सिर्फ वही आइटम रह जाते हैं जिनको आपने अगले साल में कैरी करना है, अगले साल में कैरी करना है। ये रेवेन्यू आइटम सारे यही नेट ऑफ हो जाएंगे। ये भी अकाउंट का लफ्ज़ जो बोला जाता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक जनरल एंट्रियाँ पड़ती हैं। सारे रेवेन्यू अकाउंट जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाए तो ख़त्म हो जाता है, तो वो या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा या प्रॉफिट लॉस में चलेगा। इस तरह जो एक इनकम वाली साइड वाले, सेल वाले हैं या कोई मिसलेनियस इनकम वाले जितने भी हैं वो क्रेडिट होते हैं खातों में, उनको आप डेबिट कर देंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल चली जाएगी, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बाकी दूसरे आइटम प्रॉफिट ऑन डेट या और कोई रेंटल इनकम या कोई और चीज़ें हैं वो यहाँ आ जाएगी, वो इधर आ जाएंगी, वो वहाँ से क्लोज हो जाएंगे सारे। इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये आम लोगों को पता ही नहीं, किसी को, यानी जो अकाउंट पढ़े हुए हैं ना उनको भी नहीं पता। और बाकी जो है ना आपको ये भी बता दूं, ये जो होता है ना जो प्रॉफिट लॉस का लिखा जाता है ना, प्रॉफिट लॉस का लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग फला, या 6 महीने का बनाना है फॉर द 6 मंथ्स एंडिंग, फॉर 1 महीने का बनाने पर लिखा जाता है फॉर द मंथ ऑफ फला, ठीक है। इसी तरह ही जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में जो है ना वो आप पीरियड नहीं लिखते कभी भी, वो लिखते हैं बैलेंस शीट एज एट, वो एक ख़ास डेट का बैलेंस होता है जो उसको जिस तक के आपने अकाउंट बनाए होते हैं उस डेट का बैलेंस। एक दिन पहले कुछ और हो सकता है बैलेंस, 2 दिन पहले कुछ और हो सकता है, लेकिन ये उस डेट के बैलेंसेज हैं और ये बैलेंसेज आपके आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। ये वो भी बाई चांस है, वैसे मुख्तसर सा था। अब बैलेंस शीट का इसके बाद आएगा और फिर बैंक रिकॉन्सिलेशन भी साथ हो जाएगी। ये 2 आइटम। कोई मसला, किसी को कोई सवाल, सोहेल आपका कोई आपके जहन में हो? सेल टैक्स की जो मंथली पेमेंट होती है, हाँ हाँ, इसकी क्या डबल एंट्री बनेगी? क्या उसकी डबल एंट्री जो सेल टैक्स की मंथली पेमेंट है उसकी डबल एंट्री नहीं। देखिए अब आप पहले आपने डिसाइड करना वेदर यू आर रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन में सवाल रिपीट कर रहे हैं ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। दोबारा सवाल करना। नहीं उसका ही आप बता दें। सेल टैक्स की जो मंथली पेमेंट है उसकी डबल एंट्री मैं पूछ रहा था कि रजिस्टर्ड पर्सन के केस में वो क्या डबल एंट्री बनेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? बस ठीक है, बल्कि ज़्यादा वादे होगा। अच्छा, सेल टैक्स यानी कि परचेजेस इंक्लूडिंग सेल टैक्स।
ये है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आ जाए रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन, कॉमन जो चीज़ है वो ये है कि परचेज 10 लाख और सेल टैक्स ये 18,000, 1,80,000, 1,80,000 ही होगा। जी जी 1,80,000। ये टोटल जो है 10 लाख 11 लाख 80 हाँ 1,80,000 सॉरी कौन से बंदे 1,80,000। ये जो है ना ये 11,80,000 ये है कॉमन, यानी कि ये सिचुएशन है दोनों की। इसमें जो एंट्री आएगी इसमें आएगी परचेज ये 10 लाख, सेल टैक्स डिपॉजिट या जो सेल टैक्स का आप अकाउंट बनाएंगे, नहीं इनपुट नहीं, वो एक ही अकाउंट होगा, आउटपुट भी तो इसी में आना है। वो जब वहाँ पे लेजर अकाउंट जब होगा तो जब कलेक्ट करेंगे ये आपका डेबिट होता जाएगा, वो जो है ना आपकी लाइबिलिटी बनती जाएगी, वो इसके अगेंस्ट सेट ऑफ होता जाएगा खाते में, ठीक है ना। और ये 18 लाख 1,80,000 ये अलग ये दो अलग अलग खातों में जाएंगे तो एक खाते में नहीं जाएगा। और अगर आप इधर आते हैं यहाँ जो है ना ये परचेज जो है ना आपके ये 11,80,000 इंक्लूडिंग सेल, क्योंकि आपका किसी काम का नहीं है, किसी जगह इस्तेमाल नहीं होना, ये इसी का हिस्सा बन के इसी में ही डंप होके ख़त्म हो जाएगा। लेजर में चलेगा ना 1,80,000। वो परचेज का हिस्सा ही बन जाएगा। इसमें से डेबिट हो जाएगी, बैलेंस आपके पास खड़ा रहेगा आपके लेजर में। जो आपने सेल्टर से रिटर्न बनाई उसमें डेबिट जो बनी जो टैक्स बना हुआ जमा कराने बाकी इसी अकाउंट में खड़ा रहेगा। हाँ बाकी वो ये अकाउंट सेल टैक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें जो है ना वो आपका जो आउटपुट टैक्स भी इसी में ही जो है ना, हाँ वो सेल टैक्स का अकाउंट एक ही अकाउंट होता है। ये सर आपने बताया ना कि सेल टैक्स इनपुट जो है वो नहीं इनपुट नहीं, इनपुट आउटपुट भी इसी में ही आना है। आपके पास सेल टैक्स का एक अकाउंट है, आप परचेज किया आपने उसको डिपॉजिट में ले लिया। ये है कि जो परचेज के ऊपर सेल टैक्स है या सेल के ऊपर जो है वो तो आपस में एडजस्ट होते हैं। नहीं इसी में हो जाएगा ना ये, हाँ इसी में होगा ना। बाकी जो बैलेंस हम चलान इनको हम अलग नहीं रखेंगे, खाता वहाँ हमारा सेल टैक्स का एक ही होगा। नहीं जो हम चलान पे करेंगे, चलान पे करेंगे वो इसी में डालेंगे। इसमें आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब भी जमा कराएंगे ना, जब वो उसको चलान जमा कराएंगे इसी में वो डाल देंगे, वो आपका ज़ीरो बैलेंस आ जाएगा इसी का। 1,80,000 है, आपने 2 लाख जमा करा दिया। हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती तो 8B के तहत जब हम वो 10% जमा कराते हैं, 8B के तहत जब हम 10% जमा कराते हैं वो भी इसी में डालेंगे ना। ये आपका जो साल के बाद एडजस्ट हो रहा है ना अगस्त के महीने में, अगस्त 8B वाला आपका अगस्त के महीने में एडजस्ट होना है या नहीं होना। नहीं पूछने का मकसद है कि वो कोई एक्सपेंस आउट कहीं होगा ना कोई चीज़ नहीं, एक्सपेंस आउट पता क्या होगा, इसमें से अगर आपकी कोई सेल ऐसी है जो या एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, उसका प्रोपोर्शनेटली आपको जो है ना वो जो है ना जो नहीं मिलेगा वो आपने इसमें से निकाल के खर्चे में लेके जाना है। वो तो ठीक है, वो तो अलग से देखें। तो बस और कोई नहीं इसमें। आगे खलील यार सानू नाल लेके जाना, नमाज तो कट्ठी पढ़नी है। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब मलिक खादम हुसैन मितला साहब से, हमारे सदर मुल्तान टैक्स बार, कि वो मेम्बरान का शुक्रिया अदा करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक
बैलेंस शीट के ऊपर हम लेक्चर इसी जगह पे करेंगे, बैलेंस शीट और बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकन्सिलेशन, बैलेंस शीट और क्लोजिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स, तो ये हमारा टॉपिक होगा। तो उम्मीद है कि मेम्बरान इसी तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो मेम्बरान उम्मीद है कि इसी तरह जोश व खरोश से ही शिरकत फरमाएंगे। जनाब खादिम हुसैन मित्तला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब ने बहुत ही एक अच्छे अंदाज से, आसान फहम अंदाज से अकाउंट्स का नफ़ा नुकसान बनाना जो है ना वो सिखाया। कुछ जो एक्सपेंसेस किस तरह चार्ज करने हैं, सेल्स टैक्स को किस तरह मतलब अकाउंट फार करना है, वो सारा कुछ उन्होंने अपने एक बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो बताया। मेरा ख़्याल है कि तमाम मेम्बरान को मेरे ख़्याल है समझ आ गया होगा। और अगर कोई इसमें कमी पेशी हो तो अगले लेक्चर फिर है जनाब मोहतरम मोहम्मद यूनुस गाज़ी साहब का, तो उसमें फिर ये सवाल किया जा सकता है नफ़ा नुकसान के बारे में। तो जनाब मोहम्मद सईद साहब का शुक्रिया कि वो जनरल सेक्रेटरी भावलपुर वो तशरीफ़ ले आए इतना सफ़र करके लोधरा से, बहुत मेहरबानी जनाब। और तमाम मेम्बरान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम अपना टाइम निकाल के इस छोटे से लेक्चर में शरीक हुए। मेरा ख़्याल है आप सबका एक जो है ना प्रोफेशनल जो कम्पिटेंसी है उसमें ज़रूर इजाफ़ा हुआ होगा। थैंक यू।